भारत 24 पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं राजपथ। श्रद्धा हत्याकांड के बाद से दिल्ली में हुए निक्की यादव मर्डर केस ने फिर से देश को दहला दिया है। जब एक के बाद एक इस तरीके के हत्याकांड के खुलासे हुए तो जानने वाले हर इंसान सख्ते में आ गए। देखिए पूरा मामला क्या था। दिल्ली में एक और लड़की बॉयफ्रेंड के हाथों बेरहम मौत की शिकार। कार में गला घोटकर फ्रिज में छिपाया शव। बेखौफ बारात ले जाकर दूसरी लड़की से रचाई शादी। डेड बॉडी ठिकाने लगाने से पहले हुआ गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। लड़के ने 9 फरवरी को गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया। इसके बाद 10 फरवरी को झज्जर के मांडोठी गांव बारात ले जाकर दूसरी लड़की से शादी कर दी। 24 साल का साहिल गहलोत प्रेमिका निक्की यादव के शव को ठिकाने लगा था। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इनपुट मिल गया और सभी को धोखा दे रहे इस खतरनाक लड़के को उसके गांव मित्राऊ से दबोच लिया गया। हम आपको बता दें कि मित्राऊ गांव को वो इलाका है जहां पर ये ढाबा जो आप देख रहे हैं, ये ढाबा जो है गवाह है उस घटना का, उस वारदात का, जहां पर एक लड़की को कत्ल करके उसके शव को इस ढाबे के अंदर फ्रिज के अंदर रखा गया। मित्राऊ गांव के लोगों के मुताबिक इस जगह गौशाला थी। चंद दिन पहले ही साहिल गहलोत ने यहाँ एक ढाबा खोला था। दूर दराज के इस वीरान ढाबे में लोग शराब पिया करते थे और आखिर में यहाँ रखे फ्रिज से निक्की यादव की डेड बॉडी बरामद हुई। और हमें ये नहीं पता था भैया सीबी वगैरह सब आ रहे हैं, भैया क्या माजरा है। वो कोई फ्रिज वगैरह भी देखा था उनके नहीं, पास? हमने नहीं देखा जी, ना हमने बेरा इस बात का। मैं तो चला गया था। गांव का छोरा है वही चलाता था। यहाँ पर कोई आदमी भी रखे थे? नहीं, नौकर भी रख रखा था। नौकर कितने नौकर थे? एक ही नौकर था। अच्छा। और इन गौशाला चला रखी थी। शादी हो गई उस लड़के की? लड़की की शादी होगी। कब हुई है ये? मेरे ख्याल में 10 तारीख के आसपास की बात। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उनको सही वक्त पर साहिल गहलोत के प्लान की खबर मिल गई। पर अगर साहिल निक्की की डेड बॉडी को डिस्पोज कर देता तो फिर कोर्ट में उसका गुनाह साबित करने में दिक्कत पेश आती। ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच के जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती है। पुलिस के सामने साहिल का खुलासा। शादी की जिद न करती तो बच जाती निक्की की जान। निक्की ने पेश किया था गोवा प्लान। साहिल ने जो कहानी पुलिस को बताई है वो बिल्कुल फिल्मी है। 10 फरवरी को साहिल की शादी होने वाली थी और 9 फरवरी को साहिल कार में निक्की के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। साहिल के मुताबिक निक्की इस दौरान काफी गुस्से में थी। वो किसी भी सूरत में साहिल की शादी किसी और लड़की से नहीं होना देना चाहती थी। लिहाजा निक्की ने साहिल के सामने शर्त रखी, साहिल 10 फरवरी को होने वाली शादी तोड़ दे या फिर साहिल और निक्की गोवा भाग जाए और शादी कर ले। अगर ये भी मुमकिन नहीं तो दोनों एक साथ मौत को गले लगा ले। पुलिस के सामने साहिल ने कहा कि उसने इनमें से किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि उसने मोबाइल की केबल से निक्की का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। साहिल के मुताबिक अगर निक्की शादी की जिद नहीं करती तो आज वो जिंदा होती।
किसी बुद्धिजीवी की तरह साहिल ने निक्की की हत्या के लिए उसकी ही जिद को कसूरवार ठहरा दिया। दो दिन तक बेटी से फोन कर संपर्क नहीं होने के बाद पिता निक्की को खोजते हुए साहिल के घर पहुंचे। वहां हत्यारे समेत उसके परिवार वालों ने निक्की के सलामत होने की झूठी जानकारी उनको दी। कोई रास्ता न देख मजबूर पिता वापस घर लौट गए और बाद में उनको अपनी बेटी के दर्दनाक अंत का पता चला। सुनील यादव का कहना है कि ऐसे खतरनाक हत्यारे को सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। कल सुबह पता लगा हमारे को। तो अभी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उम्मीद करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। पिछली बार घर कब आई थी? अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे? हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। चाचा की लाडली बेटी थी निक्की। वीर जवानों ने कारगिल युद्ध लड़ते हुए गंवाए थे हाथ पैर। जिस निक्की को साहिल गहलोत ने एक जिंदा पुतला समझकर मौत के घाट उतार दिया, वो अपने घर में सभी की जान थी। उसके चाचा करगिल युद्ध में पाकिस्तान से बड़ा लोहा ले चुके हैं। राष्ट्र के लिए लड़ते हुए निक्की के चाचा गंभीर तौर पर जख्मी हो गए थे, जिसमें उनका एक हाथ और एक पैर चला गया। कोचिंग सेंटर में प्यार, फिर लिव इन में रहे साहिल और निक्की और फ्रिज में मिली लाश। पुलिस ने साहिल को बताया है कि वो जनवरी 2018 में उत्तर नगर में एसएससी परीक्षाओं की कोचिंग लेने गया था। उसी वक्त निक्की यादव वहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रही थी। ये दोनों एक ही बस में रोज साथ आते थे। इस कारण दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में दाखिला ले लिया। साहिल के ग्रेटर नोएडा में दाखिला लेने के बाद निक्की ने भी इसी कॉलेज में बीए अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला ले लिया। इसके बाद दोनों ने यही किराए के मकान में लिव इन में रहना शुरू कर दिया। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून आदि जगह घूमने गए थे। कोरोना काल में दोनों अपने अपने घर चले गए थे। कोरोना खत्म होने के बाद दोनों ने सेक्टर 23 द्वारका में फिर लिव इन में रहना शुरू कर दिया। यहाँ ये 8 से 10 महीने रहे। 4 माह से निक्की उत्तम नगर में रह रही थी। आज साहिल को द्वारका कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निक्की हत्याकांड पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की राजधानी में अपराधियों का इस तरह बेखौफ होना बहुत चिंताजनक है। दिल्ली में इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को कृपया गंभीरता से लीजिए। हम पूरा सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। पिछले 10 सालों के अकाउंट्स डिटेल खंगाल रहे हैं आईटी अधिकारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त कर लिए गए हैं। सर्वे के दौरान आईटी अधिकारियों और बीबीसी संपादकों के बीच तीखी बहस भी हुई। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे कि किस तरीके से बीबीसी के दफ्तर पर अब भी आईटी के सर्वे का दूसरा दिन भी जारी है और आईटी लगातार छापेमारी कर रही है। आईटी की टीमें ऐसे में उन डिटेल्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई गड़बड़ी की गई थी इंटरनेशनल टैक्स में। इसको लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। लेकिन इस पर अधिक जानकारी के साथ रवि यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि आप शायद बीबीसी की उस बिल्डिंग के ठीक बाहर में खड़े हैं। क्या कोई जानकारी आपको मिली है कि आखिर आईटी की रेड कब तक समाप्त होगी? क्या उनके हाथ कोई डिटेल्स लगी है? देखिए, इसमें 2-3 बड़ी बातें हैं जो हम बता दें। और ये 32 घंटे से लगातार कंटिन्यू ये रेड चल रही है। और आप मेरे ठीक पीछे ये फोर्स जो है देख पा रहे होंगे। 5 बजे के लगभग की यदि बात करें आज, तो हिंदू सेना के लोग आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था बीबीसी भारत छोड़ो का। और उसके बाद फोर्स डिप्लॉय की गई है और 5वें माले और 6ठे माले पे जो ये कल रेड थी, आज उसको 5वें माले पे सीमित कर दिया गया है। अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ जो है अब ये जो है अधिकारी वो उस सर्वे को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें अभी कई सारे जो कंप्यूटर थे उनको स्कैन कर लिया गया है। हालांकि कई कंप्यूटर अभी बचे हैं जिनको स्कैन किया जाना बाकी है।
लैपटॉप की बात करें, अकाउंट डिपार्टमेंट्स वालों के पेन ड्राइव और डेस्कटॉप वो जो है कब्जे में लिए गए हैं और साथ ही साथ वो इस तरह के कीवर्ड जो है कंप्यूटर में डाल रहे हैं लगातार, जिस तरह से ब्लैक मनी हो, जीएसटी हो या फिर आयकर विभाग जो टैक्स चोरी को पकड़ना चाह रहा है वो हो, इस तरह के कीवर्ड डालकर कंप्यूटर में चीज़ों को सर्च किया जा रहा है। और इसमें अभी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ये जो रेड है उसमें कुछ कंप्यूटर अभी स्कैन होना और बाकी हैं, कई चीज़ों को जो है अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कल 6 बजे के बाद जो है सभी कर्मचारियों को ये एक्सेस दे दिया गया था कि वो छठे माले पे काम कर सकते हैं, यानी कि एक जो मंजिल है 5वीं उस पे ये जो है अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और आयकर विभाग ने आज भी ये साफ कर दिया है कि वो ये सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, वो कोई छापेमारी या सर्च नहीं है। लेकिन बीबीसी ने ऑफिशियली मेल डालकर अब शाम को यानी कि 6 बजे फिर एक बार अपने कर्मचारियों को ये आगाह किया है कि वो किसी भी जानकारी को छुपाए नहीं, डिलीट ना करे और पूरा ऑपरेशन जो है वो आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ रखे। जी चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बीबीसी पर जिस तरीके से लगातार आईटी के इस वक्त छापेमारी चल रही है, इसको लेकर और जानकारी हम आप तक देने की कोशिश करेंगे, पल पल के अपडेट्स हम आप तक देते रहेंगे। लेकिन इंडिया के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा है और जबकि कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, वहीं इस मसले पर देश समेत दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने अपनी राय जाहिर की है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स ने बड़ा जांच अभियान छेड़ रखा है। इनकम टैक्स की एक कार्रवाई 14 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और बीबीसी के दफ्तरों पर इस कार्रवाई की चर्चा भारत समेत दुनिया भर में हो रही है। इस छापेमारी पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एडिटर्स गिल्ड ने बयान जारी कर कहा है कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर सर्वे के लिए जो रेड की गई है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इससे चिंतित है। बीबीसी की ओर से 2002 की गुजरात हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात को लेकर बनी 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज किए जाने के ठीक बाद ये हुआ। इन डॉक्यूमेंट्रीज की रिलीज के बाद से ही इस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया। आयकर विभाग का ये सर्वे सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग के सिलसिले की ही एक कड़ी बताई जा रही है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की जांच नियमों के मुताबिक हो और इसका इस्तेमाल स्वतंत्र मीडिया को परेशान करने के टूल के रूप में न हो। तो वहीं अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियां लगातार स्वतंत्र मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार समूहों और थिंक टैंक के खिलाफ ऐसी छापेमारी कर रही है। कई एक्टिविस्ट इसे आलोचनात्मक आवाजों को परेशान करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। इस तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता को छीनने, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक जेल में भेजने को लेकर मानवाधिकार समूहों ने लगातार चिंता जताई है। और तो और अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आईटी अधिकारियों के पहुंचने भर से ही दुनिया भर का ध्यान भारत में प्रेस की खराब हालत पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे सर्वे बताया है, जो एक टैक्स रेड को बताने का अलग तरीका है। इसकी टाइमिंग भी साफ है। 3 हफ्ते पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसमें 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका पर सवाल उठे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लिप्स को ब्लॉक करने और यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने भी इस खबर को छापने के साथ साथ मोदी सरकार में प्रेस फ्रीडम की गिरती रैंकिंग का जिक्र किया। अखबार ने लिखा, 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही मीडिया पर दबाव लगातार बढ़ा है। बीजेपी सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को परेशान किया गया है। छापेमारी हुई, आपराधिक केस दर्ज हुए और टैक्स जांच का सामना करना पड़ा है। भारत का प्रेस फ्रीडम रैंक भी 180 देशों में 150वें नंबर पर जा पहुंचा है। तो वहीं जर्मन मीडिया संस्थान डॉयचे वेले ने इस खबर को शीर्षक दिया है, मोदी पर फिल्म के बाद भारतीय टैक्स अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तरों में छापेमारी की। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने इस कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले से जोड़ा। उसने लिखा, सरकार ने विशेष इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल कर डॉक्यूमेंट्री क्लिप को ऑनलाइन शेयर करने पर बैन लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। तो बीबीसी पर एक्शन तो लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो आज की बड़ी खबर रही थी, जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी कि दिल्ली में किस तरीके से एक दोबारा से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ठीक वैसा ही श्रद्धा हत्याकांड जैसा अंजाम देने की कोशिश की गई, और उसके बाद एक और ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से सामने आया। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जो कि बेहद खौफनाक हत्याकांड है। और इस खौफनाक हत्याकांड सामने आने के बाद से इस वक्त एक्शन मोड में पुलिस भी नजर आ रही है। दरअसल गर्लफ्रेंड के पैसों पर पल रहे लड़के ने उसी को मौत के घाट उतारकर शव को बेड में छिपा दिया। आखिर पूरा मामला क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। लिव इन की थ्योरी, लव टू हेट स्टोरी। ये कैसा लव, बेड में शव, प्यार तूने क्या किया। श्रद्धा, निकी यादव और अब मेघा, ये तीनों लड़कियां उन लड़कों के हाथों बेरहम मौत का शिकार हो गईं, जिनके साथ इन्होंने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। महाराष्ट्र के पालघर में श्रद्धा और निकी हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है। यहां हार्दिक शाह ने लिव इन पार्टनर मेघा शाह की दर्दनाक हत्या कर दी और उसके शव को पलंग में छिपा दिया। शव को छुपाने के बाद हार्दिक वहां से फरार हो गया। जब पड़ोसियों को फ्लैट से दुर्गंध आने लगी, तब पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने जब फ्लैट की तलाशी ली तो सभी देखकर हैरान रह गए। जैसे ही पलंग खोला गया तो उसमें मेघा की सड़ चुकी डेड बॉडी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि खुद को पति पत्नी बताकर हार्दिक मेघा ने नया फ्लैट लिया था। हार्दिक बेरोजगार था, जबकि मेघा नर्स का काम करती थी। मेघा ही अपने पैसों से घर का खर्च चला रही थी। हार्दिक की बेरोजगारी रोजाना झगड़े की वजह बनने लगी। ऐसे ही झगड़े में आपा खोकर हार्दिक ने मेघा की हत्या कर डाली और मेघा के शव को पलंग में रखकर हार्दिक फरार हो गया। उसकी लाश उसने घर के बेड में छुपाई और बाकी का सामान उसने बहुत जल्दी में कुछ लोगों को बेच के वो पैसा लेके वो फरार हो गया था। उसके बारे में हमने कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, उससे हमें पता चला कि वो ट्रेन से जा रहा है। वो ट्रेन का लोकेशन लेके फिर हमने रेलवे पुलिस से मदद से उसको रास्ते में रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको ताबा लेने के लिए यहाँ से महाराष्ट्र से हमारी पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो गई है। पुलिस ने चारों तरफ हार्दिक शाह की तलाश शुरू कर दी। हार्दिक 2 दिन से लापता था। आखिरकार इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 3 बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। मसला संसद तक में गूंज उठा है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के चलते उनके नेताओं की टारगेट किलिंग कराई जा रही है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव के चलते कांग्रेसी विधायक उन दोनों की हत्या करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मचाया कोहराम। एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या। चाकू कुल्हाड़ी से काट उतारा मौत के घाट। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया टारगेट किलिंग का आरोप।
कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी पर नक्सलियों से मिली भगत का आरोप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और भाजपा नेता नक्सलियों के हाथों बेरहम मौत का शिकार हो गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये तीसरे बीजेपी पदाधिकारी का मर्डर है। इसके साथ ही बीजेपी नेता अजय सिंह और लव कुमार रायडू ने चुनाव से पहले खुद की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी उनकी हत्या करवा सकते हैं। उस कार्रवाई के दौरान कहीं न कहीं विधायक लगातार संतोष गुप्ता के परिवार से मोबाइल पर लगातार संपर्क में थे। इसके कॉल डिटेल निकाला जाए और मुझे पूरा संदेह है कि वो हथियार नक्सली के छोटे जो कैटेगरी संगम प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके भी संबंध कहीं ना कहीं विधायक विक्रम साहब मंडावी से बहुत नज़दीकियाँ की है। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ और जानता हूँ। कहीं ना कहीं वो हथियार हत्या करने की मकसद से मंगवाया गया था और उस हत्या के लिए हम लोग, मैं और मेरे भांजा की हत्या वो विधायक जी करवाना चाहते थे। 4 अप्रैल को मेरा सुरक्षा हटा दिया गया। फिर मैंने पत्र वार्ता भी किया मुख्यमंत्री से लेकर डीजी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को। फिर सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाया। अचानक फिर 6 जनवरी को फिर से मुझे सुरक्षा दिया गया और 13 जनवरी को फिर से सुरक्षा हटा लिया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र से या क्षेत्रीय विधायक के दबाव से, जिस तरीके से मैं भाजपा के उपाध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ लगातार हर पोलिंग बूथ